हेलो एंड वेलकम टू मार्केट बाइट्स विद राघव। आज हम बात करेंगे एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर के बारे में। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले ये जानना जरूरी है दैट सभी सेक्टर्स को छोड़ के वाई एनबीएफसीज। तो इसका सिंपल सा आंसर है दैट जहां पे मार्केट स्ट्रेंथ है वहां पे एज एन इन्वेस्टर हमारा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट नोज बेटर देन अस एंड इट हैज द पावर टू डिस्काउंट एवरीथिंग मच बिफोर वी गेट टू नो इट। इस सेक्टर में हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रहा है और साथ ही एफआईआईज और डीआईआईज जैसे स्मार्ट मनी भी इस सेक्टर में एंटर कर रही है। हाल ही में एफडीआई लिमिट्स को भी इंक्रीज कर दिया है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, एंड फॉरेन कंपनीज लाइक ब्लैकस्टोन एंड दुबईज एमिरेट्स एनबीडी आर टेकिंग अप कंसिडरेबल स्टेक इन इंडियन बैंक्स। तो इसलिए इस सेक्टर को इस टाइम पे पढ़ना बिकम्स अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मार्केट बाइट्स ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंस। फाइनेंशियल सेक्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को अंडरस्टैंड करना होगा। वो केपीआई है रिटर्न ऑन एसेट यानी आरओए। रिटर्न ऑन एसेट्स एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो बताता है एनबीएफसीज और बैंक्स अपने टोटल एसेट से कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आता है इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जिसको बोलते हैं एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन। उसमें ऐड होता है अदर इनकम लाइक फीस, ट्रेजरी गेन्स, जहां से निकल के आता है टोटल इनकम। अब इसमें से ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी ब्रांचेस, स्टाफ, रेंट, सॉफ्टवेयर माइनस करते हैं, तब मिलता है पीपीओपी यानी प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के लिए एबिडा भी बोल सकते हैं। अब पीपीओपी में से प्रोविजन और टैक्स माइनस करते हैं तो मिलता है पैट, जिसके बाद अब फॉर्मूला सिंपल हो जाता है आरओए का, पैट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ऑफ द बैंक और एनबीएफसी। अब आरओए को यूज कैसे करना है? जितना ज्यादा आरओए उतना एफिशिएंटली कंपनीज अपने एसेट्स को यूज करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, और जब ये आरओए को लेवरेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है आरओई, जो शेयर होल्डर की रिटर्न्स डिपिक्ट करता है। एनबीएफसीज अभी बिजनेस साइकिल के बॉटम फेज में थे। मई 2025 में ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ मल्टी मंथ लो पे आ गई थी, सिर्फ 9.8%, और एनबीएफसीज के लिए तो ये नंबर इवन नेगेटिव 0.3% भी था। मतलब लेंडिंग एक्टिविटी ओवरऑल ऑलमोस्ट फ्रीज जैसी हो गई थी। बट अब साइंस दिख रहे हैं कि सिचुएशन टर्न अराउंड होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ग्रोथ स्लो क्यों हुई थी। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि एनबीएफसीज में ग्रोथ वापस से क्यों आ सकती है। पिछले आरबीआई गवर्नर का फोकस इन्फ्लेशन कंट्रोल पे था, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जिसकी वजह से लिक्विडिटी टाइटन की गई, मतलब मार्केट में से पैसे का फ्लो कम कर दिया गया। एज अ रिजल्ट एनबीएफसीज सफर्ड बिकॉज दे कुड नॉट लेंड टू सेम और रिस्कियर कस्टमर्स। लेस लिक्विडिटी यानी लेस मनी टू लेंड, लेस लोन ग्रोथ अक्रॉस द इकोनॉमी, एंड एज अ रिजल्ट इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही थी। लेकिन अब 2025 के स्टार्ट में नए आरबीआई गवर्नर आए और उन्होंने पॉलिसी डायरेक्शन को कंप्लीटली ग्रोथ ओरिएंटेड की ओर शिफ्ट किया। बैक टू बैक रेपो रेट कट्स किए गए और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए, जहां 50,000 करोड़ का टारगेट था और आरबीआई ने 44,000 का टारगेट अचीव किया। इससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इंप्रूव होने लगी और क्रेडिट फ्लो नॉर्मलाइज होने के साइंस दिखने लगे। एक और मेजर पॉलिसी रिवर्सल ये आया कि पिछले गवर्नर के टाइम पर बैंक्स के लिए एनबीएफसीज को लेंड करने पे हायर रिस्क वेट्स अप्लाई किए गए थे, जिसे बैंक्स हेजिटेट कर रहे थे एनबीएफसीज को फंड करने में। अब नए गवर्नर ने ये रूल रिलैक्स कर दिया, मतलब फंडिंग एनवायरनमेंट एनबीएफसीज के लिए ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहा है और बैंक अब इजीली लो इंटरेस्ट रेट पे मनी लेंड कर पाएंगे। और ये क्रेडिट ग्रोथ का इफेक्ट आपको H2 FY26 से देखने को मिल सकता है। आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए रिस्क वेटेज चेंज किया है लोन साइड पे। अगर एनबीएफसी लोन देती है गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इन लोन के अगेंस्ट अब उनको कम पैसा साइड में रखना होगा, जिस कारण से वो अब ज्यादा फाइनेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं किसी एनबीएफसी ने 100 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दिया किसी कंपनी को। रिस्क वेट 50% है, यानी 50 करोड़ ही रिस्क वेटेड एसेट काउंट होगा। एनबीएफसी को अपनी कैपिटल का 15% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के अगेंस्ट रखना होता है। इस केस में 50 का 15% यानी 7.5 करोड़ रखना होगा। मतलब अब सिर्फ 7.5 करोड़ कैपिटल बफर रखना होगा अगेंस्ट 15 करोड़ विच वाज अर्लियर। मतलब जैसे 100 करोड़ के लोन के लिए एनबीएफसी को पहले 15 करोड़ साइड पे रखना पड़ता था, अब सिर्फ 7.5 करोड़ साइड पे रखना पड़ेगा, यानी वो अब अपनी लेंडिंग कैपेसिटी सीधा डबल कर सकती है। चलिए बात करते हैं अलग अलग एनबीएफसी सेगमेंट्स को लेके। एनबीएफसी अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है और इसमें डिफरेंट टाइप की एनबीएफसीज हैं, जैसे कि गोल्ड लोन एनबीएफसी, कमर्शियल व्हीकल लेंडर्स, एसएमई फोकस्ड एनबीएफसीज, एंड देयर आर few diversified players also.
सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड लोन एनबीएफसी के बारे में, क्योंकि ये सेक्टर गोल्ड के प्राइसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और अभी रिसेंटली बहुत तेजी से गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट इनको मिलता है। इन शॉर्ट, जब गोल्ड टेलविंड में होता है तो गोल्ड एनबीएफसी का एयूएम ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इसका रीजन ये है कि बोरोअर की लोन कैपेसिटी बढ़ जाती है गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होने से, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड से अब वो ज्यादा पैसा ले सकता है। इसके साथ ही कोलेटरल वैल्यू भी बढ़ जाती है। गोल्ड लेंडिंग में गोल्ड ही आपका कोलेटरल जाता है। जब गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है तो जो लेंडर्स हैं वो ज्यादा लेंड कर सकते हैं। आज के मार्केट बाइट्स विद राघव में इतना ही। आई होप आपको कुछ डिफरेंट इंसाइट्स मिली होंगी इस सेक्टर के बारे में। एंड मैंने स्पेसिफिकली गोल्ड लेंडिंग के बारे में इसीलिए बात करी क्योंकि ये सेक्टर एक हाई टेलविंड से गुजर रहा है एंड दिस सेक्टर शुड डेफिनेटली बी ट्रैक्ड बाय ईच वन ऑफ यू। थैंक यू।